हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ये हम जो टॉपिक देख रहे हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमने देखा था उसी के आगे का एक पार्ट है। और फुल वेव रेक्टिफायर में मेन चीज जो है वो रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, बट फिर भी शॉर्ट में एक बार हम फिर से देखेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है और फिर एक्सप्लेन करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, और साथ ही में देखेंगे कि कैसे इसकी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट, रेक्टिफायर क्या होता है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करती है, या हम कह सकते हैं कि रेक्टिफायर जो है आपके पास में, जिसको हम हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं, वो दिष्टकरण का काम करती है। मतलब जो भी आउटपुट सिग्नल आएगा उसको एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने का काम कर रही होगी। तो रेक्टिफायर जो भी आप ऑल्टरनेटिव सिग्नल दे रहे हैं उसको डायरेक्ट सिग्नल में ट्रांसफर करने का काम कर रही है। और इसमें हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में होगा। और इसके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए हमने पहले भी कहा था एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज हो रहा है, वो है डायोड। डायोड ही है जो रेक्टिफायर की तरह काम किया जा सकता है या उसके थ्रू काम कर सकते हैं। तो ये एक हमारा कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे कॉमन कंपोनेंट क्या होता है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो ये डायोड जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस होती है। ये चीज हमने हिंदी में भी देखी कि दिष्टकारी क्या है। दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण है जो दिष्टकरण का काम करता होगा, मतलब जो निर्गत संकेत को एक ही दिशा के अंदर लेकर आ रहा होगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर की हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ कमी थी, तभी हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर आया है। तो अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया जा रहा है, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है हम इसको देखते हैं। नाम में ही बहुत कुछ है इसके अंदर। फुल वेव मतलब आपका जो भी ऑल्टरनेटिव सिग्नल है उसके पूरे साइकिल के लिए रेक्टिफिकेशन प्रोसेस हुआ होगा, या पूरे चक्र के लिए जो भी आपका निवेशी संकेत का पूरा चक्र है उसके पूरे चक्र के लिए आपको रेक्टिफिकेशन या दिष्करण की जो प्रक्रिया है वो हुई होगी इसके अंदर। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो रेक्टिफाई करेगी इनपुट वेव को पूरे साइकिल के लिए, और आपका जो इनपुट वेव है वो डायरेक्ट वेव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इनपुट जो भी आपका साइकिल वो पूरे फुल साइकिल के लिए यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा होगा। हिंदी में कहें तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है, जो भी निवेश प्रत्यावर्ती आप संकेत दे रहे हैं उसके पूर्ण चक्र के लिए यहाँ पे आपका संकेत उपयोग में लिया गया होगा, उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका, इसमें मेन कंपोनेंट्स हमने क्या क्या काम में लिए हैं। हाफ वेव के अंदर हमने केवल एक डायोड लगाया था, यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे है वो दो डायोड आप लगा रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो कमी थी वो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर पूरी हो रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको केवल हाफ साइकिल या आधे चक्र के लिए ही आपको आउटपुट मिला था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तो आपको इसका मतलब यहाँ पे पूरे साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इसके लिए। तो हम जो हाफ वेव रेक्टिफायर की कमी है उसी को यहाँ पूरा कर रहे हैं। तो वो कैसे किया हमने पूरा, यूजिंग टू डायोड्स। हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं टू डायोड्स की मदद से हम ये चीज कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे हम ये डायग्राम के थ्रू उस चीज को पहले समझेंगे और फिर उसके बाद में उसकी वर्किंग को देखेंगे। तो हमने दो डायोड लिए, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स वो तो हमें चाहिएगा ही क्योंकि हमें एक ऑल्टरनेटिव सिग्नल चाहिए। ट्रांसफार्मर लगा रखा है हमने, और एक लोड रजिस्टर जहाँ पे हम आउटपुट को गेन कर रहे होंगे, जहाँ हमें आउटपुट मिल रहा होगा। तो ये हमने चार यहाँ पे कंपोनेंट्स तरीके से ले रखे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इसका डायग्राम कैसा है।
ठीक है। तो डायग्राम के अंदर इसमें हमने मेन चेंजेस क्या किया है देखिएगा, ये चीज वैसी वैसी है, आपका प्राइमरी सर्किट वैसा ही चल रहा है, एसी सप्लाई आपने उसको प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर की, फिर उसकी जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है एबी वाली, उसको आपने यहाँ पे देखिएगा 2 डायोड से कनेक्ट किया। लास्ट हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम क्या करते हैं, केवल एक ही डायोड लगाया था आपने वहां पे, यहाँ पे हमने क्या कर दिए हैं 2 डायोड लगा दिए यहाँ पे, तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे 2 डायोड लग गए। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमने यहाँ पे आरएल को इस तरीके से सेकेंडरी जो कॉइल है इसके सेंटर से कनेक्ट किया है। अब इसको सेंटर से जब कनेक्ट करते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का एक टाइप है वो है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का ये एक टाइप है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमने यहाँ पे जो स्टडी करी है वो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की है। तो यहाँ पे सेंटर से हम इस आयरन को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास में यहाँ पे एक तरह से देखिएगा तो ये 2 सर्किट्स के पार्ट हो गए अलग अलग इस टाइप से। अब 2 डायोड की वजह से यहाँ पे क्या फर्क पड़ा वो हमें इस केस के अंदर देखना है। ठीक है, कि 2 डायोड लगा देते हैं हम तो क्या फर्क पड़ जाता है, तो हम यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड था, यहाँ पे आपने 2 डायोड लगा दिए, तो 2 डायोड की वजह से अब आपको जो आउटपुट मिलना है वो फुल वेव के लिए मिलेगा। वो कैसे मिलेगा अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो कनेक्शन कैसा होगा यहाँ पे हम ये देखते हैं। तो वो अल्टरनेटिंग सोर्स जो था हमारा उसको हमने प्राइमरी कॉइल से जोड़ दिया है ट्रांसफार्मर की, और जो सेकेंडरी कॉइल AB है उसको आपने किससे जोड़ दिया, डायोड D1 और D2 से जोड़ दिया, लोड रेजिस्टेंस RL से जोड़ दिया। ये हमने डायग्राम के अंदर देख लिया है। अब इसी डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी वर्किंग कैसी होगी। तो एक बार चलिए वापस डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम किस तरीके से होगा यहाँ पे। तो डायग्राम के अंदर देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, जब आपका यहाँ पे आपने ऑल्टरनेटिव सिग्नल दिया तो पॉजिटिव साइकिल जब आएगा, ठीक है, आपका ऑल्टरनेटिव सिग्नल का जब पॉजिटिव साइकिल आएगा उस समय देखिएगा ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस में है यहाँ पे, और बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये हमें पता है कि हर हाफ साइकिल के बाद में ये ए और बी अपने पोलरिटी यानी साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस जो है अभी आपका पॉजिटिव साइकिल चल रहा है तो ए प्लस बनता है और बी माइनस बनता है। अब ये प्लस है और डायोड का ये वाला ट्राइंगल वाला पार्ट क्या होता है, ये भी प्लस होता है पॉजिटिव, और ये लाइन जो हम बताते हैं इसको नेगेटिव बताते हैं, डायोड की नेगेटिव होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब आपके पास में ये प्लस जो है डायोड के प्लस से जुड़ेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव जो है वो माइनस से जुड़ेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी चीज माइनस की दिशा होगी। तो ये माइनस से जब जुड़ेगा तब क्या होगा, तब ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होता है या अगला बायसिस होता है, मतलब डायोड काम करेगा, डायोड काम करेगा इसका मतलब करंट फ्लो होगी इस वाले डायोड से, मतलब आपको आउटपुट मिलेगा आरएल पे इस D1 डायोड के कारण। ठीक है, और इसी का हम सेकंड पार्ट देखेंगे D2 पे क्या होगा उस समय। तो इस समय आपका D2 देखिएगा क्या हो रहा है, नेगेटिव डायोड इस D2 के पॉजिटिव से जुड़ा, ठीक है, और इसका प्लस जो था वो डायोड इस D2 के डायोड से क्या हुआ, नेगेटिव से जुड़ रहा है, तो इसलिए ये वाला डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया इसी टाइम पे। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आपका D1 डायोड फॉरवर्ड बायस या अग्र बायसित हो जाएगा और D2 वाला डायोड क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बायस या पश्च बायसित होगा। तो इस समय आपको RL पे आउटपुट जो मिल रहा है वो केवल D1 के कारण मिल रहा है, D2 क्योंकि रिवर्स बायस है तो वो काम नहीं करेगा, तो इसके कारण आपको आउटपुट नहीं मिलेगा RL पे। अब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल जब आता है, ठीक है, आपका ऋणात्मक अर्धचक्र जब आएगा इनपुट का, तब क्या होगा, ये अपने दोनों साइन बदल लेंगे, तब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब जैसे ये माइनस होगा तो माइनस और प्लस यहाँ पे ये डायोड का प्लस और ये वाला माइनस बना, ये क्या हो जाएंगे, ये रिवर्स बायस कर देंगे इसको डायोड को, और ये वाला डायोड क्या हो जाएगा उस समय, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ गया तो प्लस से प्लस जुड़ा, ये फॉरवर्ड बायस हो गया आपका। अब अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया है तो अब इसका मतलब D2 काम करेगा और D1 नहीं करेगा, तो अब आपको जो यहाँ पे आउटपुट मिलना है वो किसके कारण मिलेगा, इस D2 के कारण मिलेगा।
तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो आपका D2 काम करता है और D1 काम नहीं करता है। तो इसका मतलब आपको आउटपुट यहाँ पे मिला तो है, लेकिन D2 के कारण ही मिला है केवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हाफ साइकिल पे केवल एक ही डायोड काम कर रहा है। ठीक है, दोनों डायोड एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही डायोड काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसका जो है आपका वर्किंग जो है वो इसी चीज को एक्सप्लेन करी हुई या इसी चीज को लेके बताई गई है कि इस रेक्टिफायर में आपको आउटपुट मिल रहा है वो दोनों ही साइकिल के लिए मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों के लिए मिलेगा, या धनात्मक ऋणात्मक चक्र दोनों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे वही ऑल्टरनेटिंग सिग्नल आपने प्राइमरी कॉइल पे दिया था, और हर हाफ साइकिल पे यानी हर अर्ध चक्र पे आपका जो AB का साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो A क्या बन जाता है आपका, पॉजिटिव बन जाता है, B क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। आपका साइन जो है चेंज आपके A प्लस और B माइनस में आ गए, तो उस टाइम पे आपका D1 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस और D2 रिवर्स बायस हो जाएंगे। इसका मतलब D1 काम करेगा और D2 नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे सिग्नल आउटपुट सिग्नल मिलेगा, लेकिन केवल D1 के कारण मिलेगा। और सेम यही चीज उल्टा रिवर्स होगी कि जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपका A क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो D1 जो है आपका वो रिवर्स बायस हो गया, D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इस टाइम पे आपका D1 काम नहीं करेगा और D2 काम करेगा, तो आउटपुट जो मिला है वो D2 डायोड के कारण मिलेगा हमें। तो इसी तरीके से आपका आउटपुट जो है वो दोनों ही साइकिल के लिए मिला हमें यहाँ पे। ये फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे आपका आउटपुट जो भी आता है वो दोनों ही साइकिल यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल के लिए दोनों के लिए आता है, मतलब फुल वेव के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पे। ये चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है कि जब आपने ट्रांसफार्मर पे प्रत्यावर्ती संकेत दिया होगा तो जब धनात्मक अर्धचक्र आता है तब एक सिरा जो है वो धनात्मक और B ऋणात्मक हो जाता है। उस समय D1 अग्रबायसित होगा, D2 पश्चबायसित होगा। तो D1 काम करेगा, D2 नहीं करेगा, जिस कारण आपको निर्गत D1 के कारण मिल रहा है। यही चीज आपकी वापस लिखी है कि जब आपने ऋणात्मक अर्धचक्र आएगा तब A आपका ऋणात्मक हो जाता है, B सिरा जो है वो धनात्मक हो जाएगा, और D2 जो है इस समय अग्रबायसित हो जाता है और D1 आपका पश्चबायसित हो जाता है, जिसके कारण D2 के कारण आपको निर्गत प्राप्त होगा और D1 काम नहीं करेगा इस समय। और इसमें डायोड जो है आपका दोनों टाइम पे आपके काम कर रहे हैं, तो एक बार D1 एक बार D2 कर रहे हैं, जिसके कारण आपको पूर्ण चक्र के लिए निर्गत प्राप्त हो रहा है। इसी का हम इजी मेथड देखते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने हाफ वेव में पढ़ा था उसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, वर्किंग को बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब हमारे लिए देखिएगा बहुत आसान तरीका हो गया इसको याद करने का कि कुल मिलाकर आपको या तो दो ही प्रोसेस रखना है, पॉजिटिव साइकिल में क्या हुआ और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ। तो वही चीज हमने यहाँ पे बता दी कि जब आपका इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल आएगा यानी धनात्मक अर्धचक्र आएगा तो उस समय आपका A पॉजिटिव B नेगेटिव बन गया, उसका मतलब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस D2 रिवर्स बायस हो गया। इस समय आपका D1 काम करेगा, D2 नहीं करेगा, और आउटपुट जो आपको मिलेगा वह डायोड D1 के कारण मिलेगा। अगर आपने इस तरीके से फॉर्मेट में याद रख लिया तो हमें सेंटेंस बनाना इजी हो जाता है। और अगर आप सेंटेंस नहीं भी बनाते इसी तरीके से लिख देते इसी फॉर्मेट में, तब भी ये चीज गलत नहीं है और आपको मार्क्स उतने ही मिलते हैं, और एग्जामिनर बल्कि आपको ज्यादा अच्छे नंबर देगा क्योंकि आपने रिप्रेजेंट उसको अच्छे से कर दिया और एग्जामिनर को पढ़ने में भी बहुत आसानी हुई है इससे। जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या होगा आपके पास में, A क्या बन गया माइनस, B क्या बन गया आपका पॉजिटिव। अब डायोड D1 जो था वो उल्टा हो गया, रिवर्स बायस हो गया, D2 डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो D2 जो डायोड था वो आपका क्या हो जाएगा, आपका इस समय काम करेगा और D1 जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसमें आपको आउटपुट मिलेगा लेकिन डायोड D2 के कारण मिलेगा। तो हो गया ना आपका बहुत इजी तरीके से याद रखना ये वाला मेथड। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दें तो एक बहुत ही सिंपल तरीका आपके लिए भी हो जाता है और एग्जामिनर के लिए भी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी का हमारा कि सिग्नल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, मतलब वेव फॉर्म कैसी आ रही होगी। तो ये डायग्राम है हमारा, इनपुट हमने दिया, इनपुट वेव आपकी ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, तो आउटपुट हम देखते हैं।
जब जब आपका पॉजिटिव साइकिल आया, यानी कि पॉजिटिव साइकिल आपका चल रहा है जब जब, तो पॉजिटिव साइकिल जब जब आएगा तो आपका सिग्नल मिलेगा हमें, लेकिन D1 डायोड के कारण मिलेगा। और जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब भी हमें सिग्नल मिलेगा, लेकिन D2 डायोड के कारण हमें मिलेगा। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे एक फाइनल आपका आउटपुट दिया है। यहाँ पे वो कैसा हो गया, इस टाइप से, एक ही डायरेक्शन में हो गया, यूनिडायरेक्शनल। D1 एक बार D1 के कारण मिला आउटपुट, एक बार D2 कारण, एक बार D1 एक बार D2 कारण। लेकिन जितना इनपुट है, मतलब जितना इसका एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, उतना आपको आउटपुट में नहीं मिल रहा होगा। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी तो हुई है। परफेक्ट नहीं कह सकते आप इसको, फुल वेव को भी। तो अगर आप 100% दे रहे हैं तो आपको 100% ही रिजल्ट मिल जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ कंपोनेंट लगा रखे हैं, वो कंपोनेंट भी एनर्जी को लेते हैं। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे आपका फुल, जो आपकी वेव तो आई है फुल वेव, लेकिन पूरी की पूरी जितनी इनपुट का आपने सिग्नल दिया उतना ही आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा मार्जिन रह गया है। ठीक है, तो थोड़ी सी हाइट में यहाँ पे कमी है इस तरीके से। तो ये बताते हैं हम इससे कि आपने जितना सिग्नल दिया है उसमें 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसे कम मिलेगा थोड़ा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फिर एफिशिएंसी देखी है कि इस फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मतलब दक्षता कितनी होगी। फॉर्मूला हमारे पास में हमें पता है कितना होता है, PDC अपॉन PAC, मतलब आउटपुट पावर, जो DC कंपोनेंट होता है वो, और इनपुट पावर। ठीक है, फिर PAC का हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा है, I स्क्वायर RMS R प्लस RL होगा। ठीक है, R और RL दोनों आते हैं इनपुट सर्किट के अंदर हमारे पास में। तो इसके अंदर I स्क्वायर RMS की जो वैल्यू है, यानी IRMS की जो वैल्यू है वो I0 अपॉन √2 है। तो उसका हमने स्क्वायर इस तरीके से कर लिया, ये आ गया I0 स्क्वायर अपॉन 2 R प्लस RL। PDC जो है हमारे पास में वो I स्क्वायर DC RL दिया जाए, क्योंकि आउटपुट में केवल RL होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2I0 अपॉन पाई। यह IDC की वैल्यू बता रही हूँ, यहाँ पे IDC की वैल्यू होगी 2I0 अपॉन पाई। तो उसका स्क्वायर करेंगे वो कितना हो जाएगा, 4I0 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर थी उसकी डबल है जस्ट यहाँ पे, इंटू RL कर लिया। PAC और PDC की वैल्यू आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ईटा की। और इस ईटा की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास में। RL आपने यहाँ से बाहर ले लिया, तो RL से RL कट गया इस टाइप से, और 8/π² वाली वैल्यू को सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में। अब अगर आपका R बहुत ही छोटा है, ठीक है, RL से, तो हम क्या कर देंगे, इसको लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया हमारा R अपॉन RL वाला। तो वैल्यू क्या बच गई, खाली 0.812 अपॉन 1 बच गई। सिंपली ईटा इज इक्वल टू 0.812। तो ये हो गया आपकी एफिशिएंसी। और परसेंटेज में हम बात करें तो 81.2%। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इनपुट वेव का जो आउटपुट मिला वो केवल 81.2% है, 100% नहीं है पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेक्टिफाई हुआ आपका सिग्नल वो 81.2% ही हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट डबल एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों साइकिल के लिए आउटपुट मिला था, तो नेचुरल सी चीजें डबल तो होना है इसके अंदर, तो आपका एफिशिएंसी इसके अंदर डबल हो गई है। ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी कितनी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है, या दोनों की में से किसी भी एक की आपसे पूछते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 81.2% एफिशिएंसी है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब इसके बाद में देखते हैं कि रिपल फैक्टर हमने पहले भी देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में, इसमें भी हम देख रहे हैं कि रिपल फैक्टर आपका कितना है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, जिसको हम ओमिका गुणांक भी कहते हैं हिंदी में। तो इसमें पहले तो वही चीज डेफिनेशन बता रखी है कि आप यहाँ पे जो भी पल्सेशन यानी चेंजेस मिलते हैं हमें, उसको आप रिपल्स कहते हैं। कि आपका आउटपुट है तो यूनिडायरेक्शनल, लेकिन मतलब एक ही दिशा में तो है, लेकिन टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता है। तो ये जो चेंजेस हमें मिलते हैं उसको आप क्या कहते हैं, रिपल्स या उर्मिका आप इसको कह रहे हैं। तो ये जो चीज है आपका कि इस प्रोसेस को मेजर करना, मतलब कितना चेंजेस रहा, उसको आप क्या कैसे मेजर करते हैं, रिपल फैक्टर से करते हैं। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर
की जो वैल्यू है रिपल वेक्टर की वो कितनी आएगी, 1 से कम आएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर याद हो आपको तो वो ग्रेटर था 1 से, मतलब 1 से ज्यादा आई थी रिपल वेक्टर की वैल्यू, तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, कम आएगी। तो ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। फॉर्मूला हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट डीसी कंपोनेंट, ये हमें यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम रिपल फैक्टर निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होगा। यहाँ पे ये चीज हमने हिंदी में भी देखी कि उर्मी का गुणांक क्या चीज बताता है कि समय के साथ साथ जो है आपका यहाँ पे एक ही दिशा में संकेत तो मिलेगा, लेकिन जो निर्गत मिल रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, वो परिवर्तित है समय के साथ साथ। तो वो जो परिवर्तन हमें मिल रहा है जो उसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पे उर्मिका कहते हैं। और जो इसको प्रक्रिया को मापन का इसको गुणांक बताते हैं वो आपका उर्मिका गुणांक कहलाता है। और पूर्ण तरंग के लिए उर्मिका गुणांक का मान क्या होता है, 1 से कम होता है, जो हमें प्रूव भी करना है यहाँ पे। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रिपल फैक्टर क्या होता है, पहली चीज। सेकेंड, रिपल फैक्टर हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होते हैं, इस टाइप से फाइंड करें, ये भी पूछ सकते हैं हमसे, हम उसको डिराइव करते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है ये होता है आपका, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला ये आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी -1 की पावर 1/2, ये वाला फॉर्मूला हम हाफ वेव रेक्टिफायर में देख चुके हैं कैसे लिखा था हमने। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज कर लिया है। तो अगर आपको देखना है तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे आई स्क्वायर आर एम एस और आई स्क्वायर डी सी की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो आई आर एम एस की वैल्यू तो ये थी हमारे पास में, और आई डी सी की वैल्यू हमारे पास में ये थी। ठीक है, वैल्यू आपने पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में स्क्वायर था, स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया यहाँ पे। तो आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.482 या कहे 48.2%। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0.482, तो ये 1 से कम है। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इज less than 1 for full wave rectifier and greater than 1 for half wave rectifier। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए आर का मान जो है रिपल फैक्टर का वो 1 से ज्यादा होता है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए 1 से कम होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक रिपल फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेक्टिफायर के लिए। और दूसरा एफिशिएंसी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं भी कंपटीशन के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है इसे। तो ये हो गया इसका रिपल फैक्टर जो 1 से कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपका कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो इसका जो डिफरेंस है बहुत सिंपल से, इसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हमने मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि आउटपुट जो होता है इसमें केवल हाफ साइकिल के लिए ही था, ठीक है, या अर्ध चक्र के लिए ही निर्गत प्राप्त हुआ था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में आपको फुल साइकिल के लिए या पूर्ण चक्र के लिए प्राप्त होता है। इसमें आपने केवल एक ही डायोड यूज किया है हाफ वेव में, और फुल वेव में आप एक डायोड से ज्यादा डायोड यूज करते हैं। हमने यहाँ पे सेंटर टेप यूज किया था, इसलिए हमने 2 डायोड यूज करे। ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है एक और, उसमें आप 4 डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी या हिंदी में कहते हैं दक्षता, एफिशिएंसी दक्षता जो है वो 40.6% है, और फुल वेव रेक्टिफायर में इसकी जस्ट डबल हो गई, ट्वाइस हो गई, वो 81.2% आपकी इसकी एफिशिएंसी है। रिपल फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, या 1 से ज्यादा होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये जो है हमने पॉइंट्स जो थ्योरी पढ़ी है उसी से ही लिखे। इसमें आप और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप दोनों के डायग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम बता सकते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ये दिखा सकते हैं। और भी अगर आप इसमें से कोई पॉइंट्स लेना चाहें तो पॉइंट्स लेके भी आप इसके अंदर दिखा सकते हैं कि किस टाइप से आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर डिफरेंस होता है। आप वैल्यू बताना चाहे रिपल फैक्टर के, दोनों रिपल फैक्टर की वैल्यूज को भी आप बता सकते हैं, वो भी एक डिफरेंस का पॉइंट हो जाता है। तो ऐसा करके आप पॉइंट्स को आप ऐड भी कर सकते हैं, पर मेन पॉइंट जो है वो ये 4 पॉइंट्स है आपके। ठीक है, और डायग्राम आप इसके अंदर एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक का है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा,
और ऐसे ही मेरे और वीडियोस के लिए देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि अभी और भी वीडियोस हैं जो अभी आने बाकी हैं। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा।